ठीक है, तो ये आप लोग की बुक में लिखा होता है समतलीय आकृतियां, या इसी को आप क्या बोलते हो, ठीक है, प्लेन फिगर्स। देखो रहने के लिए अभी तक जो भी हम लोग पढ़े, ठीक, वो सब के सब भी क्या है, प्लेन फिगर्स हैं। हम लोग प्लेन फिगर में पढ़ते क्या है, तो एक तरीके से समझोगे तो 2D शेप को, ठीक है। 2D शेप में क्या क्या आते हैं, अभी तक मैं क्या क्या पढ़ाया आप लोग को, तो सबसे पहले बिंदु, ठीक है, इसी बिंदु से क्या क्या मिला, तो एक हम लोग के पास क्या था, किरण, और दूसरा हमारे पास क्या था, रेखा। इन सब चीजों को ध्यान देना, ठीक है। किरण से हम लोग को क्या मिलता है, कोण के बारे में, और रेखा से हम लोग एक पढ़े थे क्या, रेखाखंड। अब देखो टाइप्स ऑफ जो एंगल और लाइंस होते हैं, आप एक एक करके पढ़ते गए, जैसे कोणों के बारे में अलग अलग पढ़े, ठीक। एक तरफ मैंने आपको एक्सिस के थ्रू बताया और एक तरफ जो कॉमन एंगल्स बनते हैं उनके बारे में बताया। अब देखो इन्हीं रेखाखंडों का अब हम लोग यूज करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि केवल रेखाखंड यूज होंगे, ठीक है, साथ में क्या यूज होंगे, कोण, क्योंकि अब हम लोग एक बंद आकृति की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, ठीक, बंद आकृति। बंद आकृति का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कुछ रेखाओं द्वारा या कुछ रेखाखंडों द्वारा मिल करके एक एरिया को क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कम से कम कितनी रेखाएं या कितनी रेखाखंडों का होना जरूरी है, 3, ठीक है। 2 से आप कभी भी बंद नहीं कर सकते। यहां से आपको मिलेगा, हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो सकता है 6 हो। तो ऐसे बंद आकृतियों की बात करते हैं और उन सभी बंद आकृतियों को किसमें शामिल कर देते हैं, समतलीय आकृतियां। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किरण, कोण या रेखाखंड को समतलीय आकृतियां नहीं बोलोगे, ठीक है। यहाँ पे याद रखना ये सभी के सभी क्या होते हैं, समतलीय आकृतियां होते हैं। अब इनके अंतर्गत हम लोग कुछ पॉलीगॉन्स को पढ़ते हैं जिनको आप बहुभुज बोलते हो, ठीक है। तो प्रॉपर कैटेगराइज कर ले रहे हो इनको। देखो हम लोग यहाँ पे जब इसको लिखना शुरू करते हैं, ठीक, तो कुछ कैटेगराइज करके रखते हैं। जैसे सिंगल लाइन के बेस पर बताया था मैं, सिंगल लाइन के बेस पर क्या क्या पढ़े थे, एक रेखा के बेस पर, इन सबको ध्यान देना। एक क्या पढ़ाया था, ठीक है, चलो इसको ऐसे ही लिख लो। एक पढ़ाया था मैं क्षैतिज रेखा पढ़ाया था, और एक पढ़ाया था मैं क्या, ऊर्ध्वाधर। ये सब सिंगल लाइन बेस्ड होते हैं ना, इसीलिए ध्यान से इनको पढ़ना, ठीक। एक पढ़ाया था मैं तिर्यक, जो इंक्लाइन लाइंस होते हैं, ये एक रेखा का है। मान लो मैं इसी में आपको 2 रेखाओं वाले बोलूं, तो 2 रेखा का क्या होगा, ठीक। क्या क्या पढ़े थे, तो हम लोग पहले पढ़ते हैं समांतर को, ठीक है, पैरेलल लाइंस जिसको आप बोलते हो। फिर हम लोग पढ़ते हैं किसको, लंबवत को। और फिर इसी में एक मैं इंटरसेक्टिंग बताया था जिसको आप लोग क्या पढ़ते हो, ठीक है, प्रतिच्छेदी, ठीक। अब हम लोग 3 रेखा पढ़ रहे हैं। तो देखो 3 रेखा से अलग अलग होते हैं ना, कुछ होते हैं खुली आकृतियों में और कुछ होते हैं किसमें, बंद आकृतियों में। जैसे आप यहां पे लिखोगे तो 3 रेखा, क्या बताया था 3 रेखा से पहले, तो एक आकृति पढ़े थे जब हम लोग खुली आकृति के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे यदि ध्यान से पढ़े होगे तो मैं प्रतिच्छेदी का नाम बदल करके, ठीक है, तिर्यक छेदी करके लिखा था, ठीक है, ट्रांसवर्स लाइन जिसको आप बोलते हो, ठीक। लेकिन जब हम लोग 3 रेखा का यूज करते हैं तो 3 रेखा से याद रखना पहली बंद आकृति हम लोग को मिलती है, ठीक है। पहली कौन सी आकृति मिलती है, बंद आकृति, और उस बंद आकृति को हम लोग बोलते हैं क्या, ठीक है, क्या बोलते हैं, त्रिभुज। अब देखो जाहिर सी बात है कि ये बंद आकृति है, मतलब कुछ ना कुछ स्थान क्या करेगी, घेरेगी, और कुछ स्थान घेरेगी, मतलब उसी घेरे गए स्थान को यदि 2 डायमेंशनल पे हो तो उसको हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। लेकिन वही यदि 3 डायमेंशनल पे चले जाए तो उसी एरिया को हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं, क्योंकि उस समय एरिया के साथ इंक्लूडेड होता है जो उसका हाइट होता है। इसीलिए पहली बंद आकृति जहां पढ़ते हो वो कौन सी होती है, त्रिभुज होती है, ठीक है। हम लोग के सिलेबस में मान के चलना त्रिभुज और चतुर्भुज बस दिए गए हैं। तो चतुर्भुज की बात करें
तो अपने आप 3 रेखा किस में बदल जाएगा, ठीक है 4 रेखा में। और 4 रेखा के लिए आप जब लिखोगे तो यहां पे एक आकृति बस पढ़ोगे जो कि कैसी आकृति रहेगी, बंद। इनके टाइप्स अलग होते हैं ना, याद रखना, मैं अभी बस आकृति की बात कर रहा हूं। तो ये बंद आकृति रहेगा। और यहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, चतुर्भुज, या इसी चतुर्भुज को आप क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हो, ठीक। यहां पे भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। और इसी को मान लो मैं 5 भुजा बोलूं तो, जो कि हमारे सिलेबस में एक्चुअल में है नहीं, लेकिन 5 भुजा बोलोगे तो क्या कहलाता है, ठीक है, पंचभुज कहलाता है। और जब उसी को हम लोग n भुजा लिख देते हैं, ठीक है, जो n साइड्स वाले आप शेप देखते हो, तो इनको बोलते हैं पॉलीगॉन्स, या फिर यही क्या कहलाता है, बहुभुज, ठीक है। बीच में यहां से काफी क्वेश्चन बनते थे, अभी बंद कर दिया है, हो सकता है भविष्य में देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, समतलीय आकृतियां। बाकी समतलीय आकृतियों से बस इतना समझो कि यहां पे हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ठीक है। तो किसके बारे में पढ़ोगे उसमें लिख करके रखे रहना, 2D शेप्स करके। हॉस्टल ऑर्डर में भी कुछ गलत करके आए हो, देखना इसको जिन लोग, ठीक है। कौन कौन सा क्या होता है, बोला था ठोस आकृतियां। तो ठोस आकृतियों में इनको कभी भी शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि आकृतियां कैसी होती हैं, तो केवल एक लेयर की आकृतियां होती हैं, समझ पा रहे हो। इसमें कोई दूसरा आपके पास क्या नहीं होता है, ठीक, फेस नहीं होता है, केवल ये सिंगल फेसेस होते हैं। और सिंगल फेस कभी भी ठोस नहीं हो सकता, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, समतलीय आकृतियां। मैं शुरुआत कहां से कर रहा हूं, ठीक है, उसी त्रिभुज से। हम लोग त्रिभुज के अंदर भी अलग अलग त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बात किसकी करेंगे, ठीक है, चतुर्भुज की। और जब इन रेखाओं से काम खत्म हो जाएगा तो हम लोग पढ़ते हैं वक्र रेखा, और वक्र रेखा के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं एक आकृति, और कौन सी, ठीक है, सर्कल। यहां पे सरल रेखा से सर्कल मत बना देना, ये किसका होता है, वक्र रेखा का, ठीक है। उस समय वक्र रेखा जब एक साथ घूम करके एक, ठीक, वृत्ताकार आकार बनाती है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, एक वृत्त बोलते हैं। ये कहां से बनता है, तो वक्र रेखाओं से, ठीक है, मतलब मुड़े हुए भागों से कर सकते हो, ठीक। तो पहला हेडिंग डालो त्रिभुज। इसमें मैं केवल और केवल प्रमेय को बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। मैं अभी एरिया, पेरीमीटर इनकी बात नहीं कर रहा हूं, जब प्रमेय पढ़ लेंगे तब उनके बारे में बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। तो यहां पे लिख लेना ट्रायंगल, कुछ लोग ट्राइसाइड्स करके भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब इसको पहले पढ़ते हो तो पहले तो ध्यान रखना त्रिभुज है क्या, ठीक। तो देखो इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे अभी मैं आपको कौन सा सेगमेंट पढ़ा रहा हूं, तो ज्यामिति पढ़ा रहा हूं। ज्यामिति में कभी भी भुजा वर्ड यूज नहीं करते हैं, यहां पे हमेशा रेखा खंडों की बात होती है। यहां पे जैसे मैं लिखता तो मैं क्या लिखता, 3 रेखा खंडों से मिलकर बनी, ठीक है, बंद आकृति, मिलकर बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, ठीक है। 3 रेखाखंडों से मिलकर बनी क्या, बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज। यहां पे याद रखना बंद आकृति बोलना जरूरी है, ठीक। यदि आप बंद नहीं बोलोगे मतलब वो लाइंस कहीं भी चले जा सकती हैं, ठीक है। तो उस समय हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, बंद आकृति, जो क्लोज्ड फिगर होता है। अब देखो इनका हम लोग कुछ नॉमेनक्लेचर लेते हैं। जैसे ऊपर वाले को हम लोग क्या बोल देते हैं, ए, इस वाले को बी, और इस वाले को सी। तो जो 3 पॉइंट्स आप देख रहे हो, उन 3 पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं शीर्ष, ठीक है, लिख करके रखना। इसी को वर्टेक्स या इसी को वर्टाइसेस करके पढ़ते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, या फिर इसी को वर्टाइसेस। इनकी संख्या कितनी होती है, ठीक है, 3 होती है। अच्छे से पढ़ ले रहना, इस बार हॉस्टल वार्डन कह दिया आप आंसर चेक किए होंगे, ठीक है। तो फलक वाले क्वेश्चन को उसने गलत ले लिया है।
ठीक है, तो शीर्षों की संख्या कितनी होती है? 3। कौन कौन से होते हैं? तो ए, बी और सी। कहीं कहीं पे इसी को अपेक्स लिख करके भी रखा रहता है, तो इसको पढ़ लेना। देखो इसी में मैंने बोला कि 3 इसमें क्या होते हैं, बताओ, अभी मैं लिखवाया उसको। 3 क्या होते हैं? रेखाखंड होते हैं। धीरे से जब एरिया एंड पेरीमीटर में जब जाओगे तो ये 3 रेखाखंड के जगह में 3 भुजाएं लिखोगे। कौन कौन से होंगे 3 रेखाखंड? अभी ए बी, बी सी और सी ए, हमेशा साइक्लिक ऑर्डर, समझ पा रहे हो? पहले ए बी से गए, बी सी और सी से ए, तो हम लोग क्या लिख लेते हैं? ए बी, बी सी और सी ए। अब देखो इनका नॉमेनक्लेचर जब भी आप लेते हो, एक चीज हमेशा ध्यान देना कि यदि सामने में कैपिटल ए दिख रहा है तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ये डिनोटेशन होता है ना, इसलिए अच्छे से याद रखना। यदि ये कैपिटल बी है तो सामने वाली भुजा को स्मॉल बी, वो बताएगा नहीं कि कौन सा स्मॉल बी है, वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे समझोगे। ये सी है तो ये क्या हो जाएगा? स्मॉल सी। तो इनकी वैल्यूज यदि आप लिखोगे तो जो भी आपका कैपिटल ए के सामने वाली भुजा है स्मॉल ए से डिनोट होगा, ठीक है, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी और कैपिटल सी के सामने में स्मॉल सी, ठीक है। ये 3 रेखाखंड होते हैं। अब इन्हीं रेखाखंडों से हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी 2 रेखाखंडों से एक क्या बनता है? कोण बनता है, लिखते हैं। वैसे यहां पे क्या आता है? एक कोण बनता है। यहां भी क्या बनता है? एक कोण बनता है। मतलब एक प्रकार से समझें तो हमारे पास कोणों की संख्या भी कितनी होती है? 3 होती है। अब देखो कोणों को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे क्या क्या, तो कभी कभी हम लोग देखना जनरली लिख क्या देते हैं? एंगल ए, एंगल बी और एंगल क्या लिख देते हैं? सी। तो ये भी कोई गलत नहीं है, लेकिन जब कभी भी आप इन एंगल्स को बताते हो तो हमेशा ध्यान रखना कि जिस एंगल की आप बात कर रहे हो वो हमेशा सेंटर पे होना चाहिए। जैसे बी की बात करूं मैं, तो या तो मैं उसको लिख सकता हूं ए बी सी, या फिर मैं इसी को लिख सकता हूं सी बी और ए, ठीक है। सिमिलर मान लो मैं आपको बोलूं ए के बारे में, तो क्या लिख सकते हैं? बी ए सी, या फिर मैं सी ए या क्या लिख सकता हूं? बी। वैसे सी के बारे में बोलेंगे तो बी सी और ए, या फिर ए सी और बी लिख सकते हो। तो देखो 3 वर्टाइसेस, 3 रेखाखंड और 3 क्या होता है? कोण। इनसे मिलकर बनी आकृति आपका क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। जब इनके टाइप्स पे जाओगे आप तो अलग अलग टाइप्स देखने को मिलते हैं ना, ध्यान रखना। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या क्या देख पा रहे हैं? तो 3 रेखाखंड है और 3 क्या है? कोण है। लिखते हो ऐसा? तो जब 3 रेखाखंड और 3 कोण देख रहे हो तो उन्हीं के आधार पर इनको कैटेगराइज करते हैं। अभी बस लिखे रहना, आगे मैं बताऊंगा इनके बारे में एक एक चीज, ठीक। कौन कौन से, तो यहां पे इनके प्रकार को आप लिख करके रख ले रहा हूं। देखो एक तरफ लिखते हैं रेखाखंड या फिर भुजा के आधार पर, ठीक है। इसमें लिखना सबसे पहला होता है विषम बाहु। देखो विषम का मतलब असमान होता है, बाहु का मतलब भुजा। इसी को स्केलन या कहीं कहीं पे हेटेरोजीनियस करके लिखा होता है, जहां पे तीनों भुजाएं कैसी हो? असमान हो, ठीक। दूसरा बनता है 2 भुजा समान वाले, मतलब समद्विबाहु लिखते हैं, ठीक है। इसी को लिखते हैं आइसोसेलेस करके। इस सबको ध्यान से पढ़े रहना। भले ही ज्योमेट्री में इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग एरिया एंड वॉल्यूम में आएंगे, ठीक है, ये चेंज हो जाएंगे। और अगला कौन सा? समबाहु। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये तो कम से कम क्लियर होना चाहिए। ऊपर को आप नहीं जानते, लेकिन समबाहु क्लियर होना चाहिए। क्या होता है? हो गया तुम लोग का। इसको क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल, ठीक है। कम से कम ऊपर के नहीं पता, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कौन सा? समबाहु, ठीक है। आगे हम लोग लिखते हैं कोणों के आधार पर। इसको मैं कल बता दिया था, इनके कोणों को, ठीक। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं न्यून कोण, या इसी को क्या बोलते हैं?
एक्यूट एंगल, ठीक, ट्रायंगल लिखना है तो ट्रायंगल भी लिख सकते हो। दूसरा, ठीक है, समकोण, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है, ट्रायंगल। और तीसरा हम लोग का बनता है कौन सा, अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज को आप लिखते हो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इनमें स्टार किसको किसको लगाना, तो देखो अच्छे से इनको अलग करके रखे रहना, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है किससे, विषम बाहु, समबाहु, और यहां पे कौन सा, समकोण। रेयरली अभी के केस में आप देखोगे तो जो टेट वगैरह हुआ उसमें समद्विबाहु को देकर के उसने परिमाप से रिलेटेड क्वेश्चन किए हुए थे, ठीक है। एरिया थोड़ा सा अलग होता है इसलिए समद्विबाहु का एरिया आता नहीं है, ठीक है। आपको क्या क्या मिलेगा, तो एक आपके पास विषम बाहु है, एक आपके पास समबाहु है, और एक आपके पास कौन सा है, समकोण है। तो इनको अलग से पढ़ना है, ठीक है। टोटल कितने सारे हैं, 6, लेकिन इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए होते हैं 3, ठीक। विषम बाहु को, समबाहु को और समकोण को। तो बार बार बोल रहा हूं ध्यान से पढ़ना उसको, ठीक। अब देखो इनके बाद यदि मैं इनको लेके चलूं तो इनका कुछ प्रमेय होते हैं, कुछ थ्योरम होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला थ्योरम होता है, लिखते चलना, दो भाग में इनको भी बांटना, ठीक है। पहले भाग में लिखो मैं पहला कोणों के आधार पे बता रहा हूं। पहला थ्योरम मैं किसके बेस पर बता रहा हूं, कोण के आधार पर। तो पहले तो कोणों को समझो, ठीक है। एक कोण होता है आपका, लिखते चलना, अंतःकोण। एक कोण कौन सा होता है, अंतःकोण। और एक कौन सा होता है, ठीक है, बाह्य कोण। देखो इसको आप लिखना चाहोगे तो ये कहीं कहीं पे इंटीरियर एंगल लिखा होता है, कहीं कहीं पे इंटरनल एंगल भी लिखा होता है ना, तो कुछ भी आप लिख सकते हो। ये होता है क्या, एक्सटीरियर एंगल। तो पहले तो इनको समझो कि ये दोनों होते क्या हैं। जैसे अंतःकोण सबके लिए आसान होता है, सब समझ पाते हो। ये सीधी सी बात है कि किसी बंद आकृति के अंदर बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंतःकोण बोलते हैं। लिखते हैं, जैसे अभी हम लोग त्रिभुज बोल रहे हैं तो हम लोग बंद आकृति ना लिख करके क्या लिख लेते हैं, त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज के अंदर बनने वाले कोण, ये क्या कहलाएंगे, अंतःकोण। लेकिन मान लो मैं बाह्य कोण बोलता हूं तो बाहर बनने वाले फट से मत लिख देना। जैसे कुछ लोग के मन में चलते रहता है कि यदि ये सब अंदर वाले कोण अंतःकोण है तो ये जो बाहर दिख रहे हैं ये कोण कौन से हैं, ठीक, बाह्य कोण। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। किसी भी भुजा को जब आप आगे बढ़ाओगे तो मिलने वाला कोण क्या कहलाता है, बाह्य कोण कहलाता है। जैसे बीसी को मैं आगे बढ़ा दिया तो बीसी को आगे बढ़ाया मतलब कुछ इस तरीके से बढ़ेगा, ऐसे कुछ बढ़ेगा। और यहां पे भुजा बीसी पर ये जो कोण मिल रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक, बाह्य कोण बोलते हैं। तो ध्यान से पहले पढ़ना, जैसे यहां पे मैं लिखूं तो ये मेरे लिए θ1 होता, ये मेरे लिए θ2 होता, और ये मेरे लिए क्या होता, θ3 लिख सकते हैं। तो पहले ध्यान से पढ़ना, ये θ1 θ2 और θ3 ये सब के सब क्या है, अंतःकोण। बाह्य कोण में लिखे रहना, त्रिभुज की भुजा को आगे बढ़ाने पर, ठीक है, प्राप्त बाह्य कोण, ठीक, बाह्य कोण या फिर कहीं कहीं पे बहिष्कोण भी लिखा होता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैं उसको भी लिख दे रहा हूं, बहिष्कोण कहलाता है, यह ऐसा रहता है। जैसे देखो मैंने बीसी को आगे बढ़ाया तो एक कोण यहां पे मिला है, इसको हम लोग सपोज किस नाम से रख दिए,
तो फाई 2 रख सकते हैं। वैसे ही भुजा AC को आगे बढ़ा देते हैं। चलो, तो भुजा AC को आगे बढ़ाएंगे, किस तरफ बढ़ेगा? तो मैं इधर ले सकता हूं, ये ऐसा बढ़ जाएगा, कर सकते हो, या फिर पहले इसको बढ़ा दिए रहना। चलो AB को बढ़ा लेते हैं अपने हिसाब से, जैसे भी आप ठीक बढ़ाना चाहो बढ़ा लेना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये वाला क्या हो जाएगा? तो फाई 1 कर सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद देखो AC है, तो AC को भी आगे बढ़ा दो, तो ये सपोज कुछ ऐसा बढ़ गया, लिख सकता हूं। और यहां जो मिलेगा कोण, उसको हम लोग क्या लिख देते हैं? फाई 3। तो ये जो फाई 1, फाई 2, फाई 3 देख रहे हो, ठीक, ये वहां पे क्या कहलाएंगे? बाह्य कोण कहलाएंगे। लिख सकते हैं, क्या क्या लिख रहा हूं मैं? फाई 1, फाई 2 और फाई 3। ठीक, तो थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 आपसे पूछे तो वो अंतः कोण है, और फाई 1, फाई 2, फाई 3 पूछे तो वो कौन सा कोण है? ठीक है, बाह्य कोण। इनसे लगातार क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये कंटिन्यू हर एक क्वेश्चन में आप इसका यूज करोगे, और इन दोनों का एक मिक्सअप होता है जिसको भी आप प्रॉपर यूज करोगे। ठीक है, इसीलिए इनको ध्यान से पढ़ना। जैसे सबसे पहला थ्योरम होता है लिखना प्रमेय पहला, और यहां से याद करते चलना, लगभग लगभग त्रिभुज से आपको 20 प्रमेय मिलेंगे, और वो 20 प्रमेय आपको याद होना चाहिए, आजकल कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं। तो पहले हम लोग कोणों के आधार पे पढ़ रहे हैं, इसीलिए शुरुआत कर रहा हूं मैं प्रमेय पहले से। अच्छे से हेडिंग डाल डाल करके लिखना। तो प्रमेय पहला, ठीक, कोण के बेस पर है, तो लिख ले रहे ना, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, जो सम ऑफ इंटरनल एंगल या सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है, ठीक, तीनों अंतः कोणों का योग चलो लिखते चलो, तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो थ्योरम है, ठीक, वो कौन सा है आपका? प्रमेय पहला। ठीक है, हर जगह देखना हम लोग क्या यूज करते हैं, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना? 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब देखो, इसको आप लोग जब बनाओगे तो एक डायग्राम भी बना लिए रहना। इस टाइप से हम लोग एक त्रिभुज बना के रखते हैं। ठीक, ये पॉइंट क्या होता है हम लोग का? ए। ये पॉइंट क्या होता है? बी। ये पॉइंट क्या होता है? सी। तो एक बार इसको समझना, मैं समझा दे रहा हूं क्योंकि यहां से लगातार क्वेश्चन बनते हैं। देखो, इस वाले कोण को हम लोग क्या लिए थे? थीटा 1। इस वाले कोण को थीटा 2, और इस वाले कोण को थीटा 3। तो यहां पे थ्योरम हम लोग को बोलना क्या चाह रहा है? थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 इक्वल्स टू क्या होता है? 180 डिग्री। कल भी मैं आपको थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू दिया था कि एक्चुअल में आता कहां से है। जैसे यहां पे आप समझोगे तो BC के पैरेलल मैं एक भुजा खींच सकता हूं क्या? बताओ, पॉइंट ए से खींच सकता हूं। ठीक, ये सपोज जो भी आप DE दे दिए, इसका नाम क्या दे दिए? DE। देखो यहां पे दो कोण बन गए, बनेगा। ठीक, ये थीटा 1 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ये थीटा 2, तो ये भी थीटा 2 होगा क्या? ठीक, कहां से आया? तो दोनों क्या है? एकांतर कोण है। ये थीटा 3, तो ये भी क्या होगा? थीटा 3। और हम लोग जानते हैं कि एक सरल रेखा पर बना कोण कितने अंश का होता है? 180। इसलिए यहां से एक थ्योरम निकल के आता है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 इक्वल्स टू कितना होता है? 180 डिग्री। तो कर पाओगे इसको? तो इसी के साथ में पैरेलली आप लोग क्लियर करके रखो, बाद में जब बहुभुज पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोग को फॉर्मूला बता दूंगा। ठीक है, एक तरफ आप लोग जो आकृतियां हैं उनको लिख करके रखे रहना, जैसे समझना इसको, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं। जैसे तीन भुजा मतलब क्या होता है? त्रिभुज। लिखते हैं, तो एक तरफ लिख करके रखे रहो आकृति, एक तरफ लिखे रहो भुजा, और एक तरफ लिखे रहो अंतःकोण,
और एक तरफ लिखे रहो बाह्य कोण। ठीक, मैं क्या क्या बोल रहा हूं, एक तरफ क्या लिखना है आकृति, एक तरफ क्या लिखना है भुजा, एक तरफ क्या लिखना है अंतःकोण, और एक तरफ क्या बाह्य कोण। देखो अभी हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़े हैं। क्या है त्रिभुज की भुजाएं कितनी है 3, तो अंतःकोण कितना 180 लिखते हो। अब इसके बाद दूसरा थ्योरम लिखते चलना। तो लिखो प्रमेय दूसरा, त्रिभुज के बाह्य कोणों का, तीनों लिख सकते हो ना लिखना चाहो तो, त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है 360। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। अब देखो 360 कैसे होता है, तो हम लोग अभी एक डायग्राम बनाए थे, वापस एक बार बना लिए रहना। अब मान के चलो 4-5 दिन केवल डायग्राम बनाना है आपको, तो जितना अच्छे से डायग्राम बनाओगे उतना ज्योमेट्री क्लियर होता है। ठीक है, और नहीं बनाओगे मतलब लोगों को जीवन भर ज्योमेट्री पढ़ते हुए भी देखोगे। ठीक है, इंटरेस्ट लिए मतलब याद रखना ज्योमेट्री एक बार का है और कुछ नहीं है। तो हम लोग 3 ले रहे हैं, ए बी और क्या सी। ठीक है, तीनों एंगल्स की बात कर सकते हैं। तो क्या क्या होगा, ये क्या था θ1, ये क्या था θ2, ये क्या था θ3, लिख सकते हैं। मैंने इसको आगे पीछे करने की बात कही थी, जैसे आप BC को इस तरफ बढ़ा दिए थे, ठीक है, AB को इस तरफ बढ़ा दिए थे, और CA को AC को इस तरफ बढ़ा दिए थे, ऐसा कुछ था। ठीक है, इसको मान लो मैं लिख दिया ये, चलो इसको मैं E पॉइंट दे दिया, इसको मैं D पॉइंट दे दिया, और इसको मैं क्या बोल दिया F। ठीक, बोलने का मतलब भुजा BC, ठीक है, बिंदु E तक बढ़ाया गया, भुजा AC F तक बढ़ाया गया, और भुजा AB D तक बढ़ाया गया। तो यहां से हम लोग को कुछ कोण मिल रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सा कोण, तो एक आपका ये वाला बाह्य कोण, इसको हम लोग क्या लिखे φ2, एक आपका ये वाला बाह्य कोण, इसको क्या लिखे φ1, और एक आपका ये वाला बाह्य कोण, इसको हम लोग क्या लिखे φ3। तो देखो एक तरीके से समझोगे तो 3 रेखाएं आपको दिखाई देंगी। ठीक है, कौन कौन सी 3 रेखाएं, तो पहले हम लोग लिख सकते हैं कौन सा, जो आपका B और D है, एक कौन सा है A और F है, एक कौन सा है C और E है। तो हम लोग तीनों रेखाओं को आपस में जोड़ सकते हैं क्या। पहली रेखा में θ1 φ1 है, तो इन दोनों का योग क्या होगा 180, लिख सकते हो। एक सरल रेखा मतलब कितना डिग्री 180। तो यहां पे मैं मान लो आपको लिख करके देना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं क्या θ1 प्लस φ1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ध्यान से समझना। ठीक, θ2 प्लस क्या होगा φ2, कितना होगा 180। ठीक, इसी को हम लोग लिख सकते हैं का θ3 प्लस φ3 इक्वल्स टू 180। देखो मैं तीनों लाइंस को आपस में जोड़ सकता हूं क्या, आपस में जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, पहले लेफ्ट हैंड साइड बताओ, θ1 प्लस φ1 प्लस क्या होगा θ2 प्लस φ2 प्लस क्या हो जाएगा θ3 प्लस क्या रहेगा φ3 इक्वल्स टू 80 सॉरी 180 180 और 180 540। ठीक है, यहां से आपका एक शॉर्ट ट्रिक बनता है। देखो एक चीज ध्यान रखना, यहां पे यदि मैं θ1 को ले लूं, θ2 को ले लूं और θ3 को, तो इन तीनों का योग अभी पिछले प्रमेय में पढ़ के आए हैं, कितना होता है 180 होता है। मतलब इधर बचा क्या φ1 φ2 और φ3। ठीक है, इक्वल्स टू लिख दो सीधा, ये प्लस में 180 था, इधर आने के बाद 540 माइनस 360 सॉरी 180। ठीक है, इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग 360।
तो यहाँ से थ्योरम से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। जैसे आप लोग अभी क्वेश्चंस वगैरह प्रीवियस ईयर का देखोगे भी तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब इसके साथ एक चीज ये क्लियर करते हैं कि ये जो त्रिभुज लिखा हुआ है ये भी एक बहुभुज का भाग है कि नहीं। तो याद रखना, आप जितने भी बहुभुज के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, जितने भी आप पॉलीगॉन्स लोगे, बाह्य कोण जो होता है या एक्सटीरियर एंगल जो होता है हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। तो ये जो मैं टेबल बनाया हूं, मैं आगे जो भी लिखूं याद रखना, ठीक है, उन सब के लिए जो बाह्य कोण है वो क्या होता है, ठीक, क्या होता है, 360। तो यहां पे ध्यान रखना, किसी भी बहुभुज के लिए, ठीक है, किसी भी क्या बहुभुज के लिए बाह्य कोण का मान हमेशा क्या होता है, समान होता है। जैसे अगला हम लोग त्रिभुज के बाद क्या पढ़ लेंगे, ठीक है, चतुर्भुज पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पंचभुज आ जाएगा, ठीक। फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं, इनके प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है, लेकिन इनके अंत और बाह्य कोण आपको आना चाहिए, ठीक। फिर आप क्या पढ़ते हो, सप्तभुज, ठीक है। ऐसी क्या होता है, तो अष्टभुज, ठीक है। इस टाइप से पढ़ते जाते हैं। जैसे एक तरफ संस्कृत के वर्ड्स दिखते हैं और उनके थ्रू आप पढ़ते हो। जैसे अगला जो नवभुज होता है, और फिर क्या होता है जो 10 भुज करके लिखते हैं ना, दसम भुज वगैरह करके लिखा होता है। तो आप इनको पढ़ोगे मतलब इनकी भुजाओं की संख्या बदल रही है कि नहीं बदल रही है। चतुर्भुज में क्या हो गया, 4, पंचभुज में 5, षटभुज में 6, सप्तभुज में और अष्टभुज में 8, वैसी कंटिन्यू 9, 10, 11, 12 आपको मिलेगा। देखो इन सब में मैं आपको क्या बोला कि बाह्य कोण का योग क्या होता है, 360, ठीक है। तो कभी भी भूलना नहीं है, आप कोई भी आकृति पढ़ो सबके लिए क्या रहेगा, 360। लेकिन देखो यहां पे अंतः कोण भी है और अंतः कोण को आपको क्लियर करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो 3 भुजा था तो कितना था, कितना था, 180। अब देखो जैसे ही 4 भुजा आएगा तो 4 भुजा में करना कुछ नहीं है, भुजा कितना बढ़ रहा है, पहले की अपेक्षा कितना भुजा बढ़ा, 1। आगे चल करके हम लोग जब बहुभुज पढ़ेंगे ना, पॉलीगॉन्स पढ़ेंगे, उस समय इनके फॉर्मूला पढ़ेंगे, लेकिन फॉर्मूला पे डिपेंडेंट रहने से बढ़िया है आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक। देखो होगा क्या, जैसे जैसे आप एक एक भुजा बढ़ा रहे हो वैसे वैसे पिछला कोण जो है 180 डिग्री बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे 180 है तो अगला क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे, 360। एक भुजा बराबर कितना, 180, क्योंकि यहां पे मैं एक और भुजा इंक्लूड करता तो वहां पे एक लाइन या एक रेखाखंड को मैं इंक्लूड करता जो कि कितने बराबर होता है, 180 के। इसलिए यहां पे कितना डिग्री बढ़ेगा, 180 डिग्री। तो ये 180 से कितना हो गया, 360। पंचभुज में क्लियर रखना, इसमें फिर से 180 जुड़ जाएगा तो क्या लिखेंगे, 540, ठीक है। षटभुज में 6 है, वापस कितना जुड़ेगा, 180, मतलब कितना, 720, ठीक। सप्तभुज में फिर 180, कितना हो जाएगा, 900। और अष्टभुज में कितना हो जाएगा, ठीक है, 180 जोड़ेगा ना, क्या हो जाएगा, 1080। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए टेबल प्रॉपर क्लियर करके रखो, आगे जितना भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि 8 तक पूछे, आपको 9, 10, 11, 12 भी क्लियर होना चाहिए। जैसे जैसे आप एक एक भुजा बढ़ा रहे हो वैसे वैसे यहाँ पे कोणों में 180 डिग्री क्या होता है, ठीक है, बढ़ता है। जैसे आप यहाँ पे लिखोगे तो लिख ले रहे हैं ना, किसी बहुभुज में एक भुजा बढ़ाने पर अंतः कोणों में 180 डिग्री वृद्धि होती है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना शुरू कर दो, तब जाके आपको इनका इंपॉर्टेंस क्लियर होगा कि ऐसा कुछ एग्जाम में पूछा गया या पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रमेय नंबर 2 देखो क्लियर है, ठीक है। दोनों को रटते चलना, छोटा छोटा टास्क है अभी तक मैं जितने भी आप लोग को दिया, ठीक है। एक में क्या दिया था उसमें, तो पहले अंतः कोण, एक में मैं क्या बोला, तो बाह्य कोण, ठीक है। तो तीसरा प्रमेय को स्टार लगाना, ठीक है। यहां से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो तीसरे को लिख करके रखे रहो। इसी तीसरे प्रमेय को बहिष्कोण प्रमेय बोलते हैं,
लिखना, त्रिभुज के किसी बाह्य कोण का मान, त्रिभुज के किसी बाह्य कोण का मान सम्मुख अंतःकोणों के, सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, हम लोग क्या लिखे हैं, तो त्रिभुज के किसी बाह्य कोण का मान सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, लिखते हैं ऐसा। तो अब ये एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहा है, तो देखो वापस जब इसको आप लोग ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो अभी तक मैं कुछ आप लोग को इंटीरियर एंगल्स बताया, कुछ एक्सटीरियर एंगल्स बताया, तो कोई सा भी आप अपने हिसाब से, ठीक है, ले लेना, या फिर सबको लेना चाहो तो सबको ले सकते हो। चलो ये हम लोग बना लिए, क्या एक त्रिभुज है, इस बार मैं इसको लिख दे रहा हूं पी क्यू और क्या आर। ठीक, देखो कौन सी भुजा को आगे बढ़ाना है, कोई से भी आप एक भुजा ले लो, θ1 θ2 और यहां पे क्या हो जाएगा θ3। तो कोई से भी एक भुजा को कहीं भी बढ़ाना, जरूरी नहीं कि सर नीचे गए थे तो नीचे ही करना है वाला, ठीक है। जैसे यहां पे मैं लिख सकता हूं क्या, मैं पी क्यू को आगे बढ़ा दिया, सॉरी क्यू आर को आगे बढ़ा देते हैं, और क्यू आर आगे बढ़ेगा मतलब ये क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूं क्या ऐसा, सपोज ये बिंदु डी तक आगे बढ़ गया, कहां तक आगे बढ़ा, डी तक, तो मैं क्यू आर को कहां तक आगे लेके गया, डी, तो वहां पे एक बाह्य कोण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक, उसी बाह्य कोण को हम लोग सपोज लिख देते हैं φ3। देखो इसको मैं क्या लिख दिया, तो ये सपोज क्या है φ3 है। तो हम लोग अभी के थ्योरम में बस ये पढ़ रहे हैं कि ये जो बाह्य कोण φ3 आप देख रहे हो, इस φ3 का मान जो है सामने की दो अंतः कोण कौन कौन सा है, θ1 और θ2, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो θ1 प्लस θ2, और यहां से लगातार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, काफी सरल होते हैं और काफी टाइम्स आप इनका यूज करते हो। जैसे क्वेश्चन की बात करूं तो सिंपल सा आपको एक डायग्राम बना के दे देगा। अब वही चीज है ना, बनाने के बहुत सारे आधार हैं, जैसे मैं आप लोग को कुछ कोणों के बारे में बता चुका हूं, ठीक है, एकांतर कोण हो गया, आसन्न कोण हो गया, संगत कोण हो गया, तो वो सब आप पढ़ चुके हो, ठीक है, तो आप उनको भी यूज करके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। जैसे आपको यहाँ पे मैं बोला कि ये जो कोण है, ठीक है, ये सपोज आपको दे दिया गया 110 डिग्री, ऐसा लिखा रहेगा, समझ पा रहे हो। अब इसके बाद क्या होगा, तो आपको इनमें से कोई भी एक कोण के बारे में बता दिया जाएगा, कि जैसे मान लिया जाए ये कितना है, तो मैं लिख दिया 65 डिग्री, आपसे पूछेगा बताइए इस कोण का मान क्या होगा। ठीक, तो बनाने बनाने का तरीका है कि आप कैसे उस क्वेश्चन को सोच पा रहे हो, कैसे उस क्वेश्चन को बना पा रहे हो। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, तो ट्राइंगल का भी फर्स्ट थ्योरम पढ़े कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू कितना होता है 180 डिग्री, तो कुछ लोग इसी को क्या कर जाते हैं कि ये जब 110 तो ये कितना होगा 70 होगा। अब वहां पे नियम अप्लाई कर देते हैं वापस कि अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो इतना कुछ करने के बजाय हम लोग सीधा जानते हैं कि यदि मैं इस वाले कोण की बात करूं तो ये θ1 होगा, लिखते हैं ऐसा, और θ1 और 65 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 110 डिग्री, लिखते हैं ऐसा। तो इस समय θ1 प्लस क्या रहेगा 65 और इक्वल्स टू क्या रहेगा ये 110 डिग्री। जब इसी को आप θ1 बराबर लिखोगे तो ये 65 इधर चले जाएगा, और 65 इधर आया मतलब क्या हो जाएगा 110 डिग्री माइनस 65, और यही इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो आप लिख सकते हो वहां पे कि θ1 की वैल्यू कितनी होगी 45। तो ये थ्योरम भी काफी टाइम ठीक है यूज होने वाला थ्योरम है कि किसी बाह्य कोण का मान जो है वो सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। कर पाओगे? ठीक, तो देखो तीन थ्योरम तीनों याद हैं। पहला कौन सा, अंतःकोणों का योग क्या था 180, बाह्य कोणों का 360, और बहिष्कोण का मान सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, चलो प्रमेय चौथा लिखो।
प्रमेय 4 को मैं लिखने से पहले आप लोग को समझा रहा हूं, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। यहां पे क्या होगा, तो कोई भी एक हम लोग त्रिभुज लेके चलेंगे, और कभी भी एक सीक्वेंस से पढ़ना तो आपको आसानी होगी इन चीजों को करने में। देखो ये हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज है, लिख सकते हैं। अब अंदर के कोणों को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतः कोण लिखते हैं। तो जब इसको आप लोग लिखोगे तो उस कंडीशन में कोई भी दो अंतः कोणों को ले लेना, ठीक, क्या बोल रहा हूं मैं, कोई भी दो अंतः कोणों को लेना। जैसे हो सकता है आप ए बी को लोगे, आप बी सी को लोगे, या फिर सी ए को। बाकी डायग्राम जैसा मैं बनाया हूं उसके अकॉर्डिंग में बी और किसको ले रहा हूं, सी को। तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, और यहां से एक रेखा हम लोग आगे खींचते हैं, ठीक है। तो ये एक समय ऐसा होगा क्या, जब ये दोनों कोणों के जो, ठीक है, अर्धक होते हैं, बाइसेक्टर्स होते हैं, वो एक समय दोनों क्या करेंगे, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, लिखते हैं ऐसा। तो हम लोग दोनों कोणों का, ठीक है, अर्धक खींचे या बाइसेक्टर खींचे, तो ये एक पॉइंट पर, सपोज यहां पे हम लोग कुछ भी ले लेते हैं ना, ये आई ले लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आई पर क्या किए, इंटरसेक्ट किए। तो आपको उसी आई की वैल्यू पूछता है, मतलब कोण बी आई सी का मान क्या होगा ये पूछता है, ठीक है। उस समय आपको क्या करना होगा, तो यहां पे इस वाले कोण के बारे में पूछा जाएगा कि बताइए इस कोण का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो डायग्राम देखने से देखो, वो 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है कि छोटा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक समकोण से, ठीक है, बड़ा होता है। वहां पे आप देखोगे, नाप के देखना, तो वो 90 डिग्री से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। तो देखो हम लोग क्या लिखे यहाँ पे, तो त्रिभुज के किन्हीं दो अंतः कोणों के, ठीक, अर्धकों को आगे बढ़ाने पर किसी एक बिंदु आई पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार बनने वाला कोण, कौन सा कोण, बी आई सी, बराबर होता है 90 डिग्री प्लस ये सामने वाले एंगल के आधे का। मतलब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, सबको जितना अच्छे से हो सके क्लियर करते चलना, ठीक है, खास करके जिन लोग पीएचसी वाले हो, ठीक। कोण बी आई सी इक्वल्स टू क्या, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ऑफ क्या लिखते हैं, ए, ठीक है, सामने वाले कोण का आधा। अब यहां पे कितने सारे अननोन वैल्यूज हैं, देखो जो लिखा हूं उसमें कितने अननोन वैल्यूज हैं। तो एक तो कोण आई है और दूसरा कौन सा है, कोण ए है। दोनों में से किसी एक को आपको देगा और दूसरे को पूछेगा। जैसे हो सकता है आपको ए को दे दिया कि ए जो है वो 70 डिग्री है, तो बताइए वहां पे कोण बी आई सी क्या होगा। ए का मान आपको दे देगा कि 50 डिग्री है, बताइए बी आई सी का मान क्या होगा। तो पहले ध्यान से पढ़ना, ठीक है। चलो अब लिखना प्रमेय, त्रिभुज के किन्हीं दो अंतः कोणों के, अलग अलग शब्द यूज होते हैं ना, बाकी जैसे मैं समझ सकूं मैं वैसे लिख रहा हूं, ठीक है। अंतः कोणों के अर्धक, या अर्धक को आप लोग लिख ले रहे हैं ना बाइसेक्टर, अर्धक बिंदु आई पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु आई पर प्रतिच्छेद करते हैं, तब, ठीक है, उसको लिख देना कोण बी आई सी बराबर, ठीक है, 90 डिग्री प्लस एंगल ऑफ ए बाई क्या रहेगा 2। तो इसको रट के नहीं रखना है, क्योंकि डायग्राम हो सकता है आपको पी क्यू आर के बेस पर दे दिया जाए, समझ पा रहे हो। तो वहां पे कॉन्सेप्ट को पकड़ो, ना कि डायग्राम को, नहीं तो फिर पता चला सर तो बी आई सी बताए थे, हम लोग को दिया क्या, ठीक है, तो पी आई आर। तो उस समय ठीक दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो चीज को आप क्लियर करो और उसको सही से पढ़ो, ठीक है। तो ये जो होगा, सबसे पहले कोणार्धकों का क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, जो आप अभी आई लिख रहे हो। धीरे से मैं जब इसके बारे में बताऊंगा कि ये आई क्या है, तो उस समय आप पढ़ोगे, एक शब्द वहां पे आ जाएगा
जिसको हम लोग बोलते हैं अंतः केंद्र। ठीक है, जिन लोग पढ़े होंगे, जिन लोग जानते होंगे, तो ये आई कुछ और नहीं होता है। इस आई को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र या फिर इन सेंटर। ठीक है, तो क्या होता है तो बता देना। अंतः केंद्र आगे मैं लिखवाऊंगा ना, बस अभी यहां पे आ गया है तो मैं लिख दिया हूं कि अंतः केंद्र या इन सेंटर होता है। ठीक, इसका मतलब होता है कोणार्धकों का कटान बिंदु। ठीक है, इसको लिखना चाहोगे तो लिख ले रहा हूं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, तो अंतः केंद्रों से कौन सा मिलेगा हम लोग को, तो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ क्या रहेगा, a/2। अब इसी के साथ में लिखना प्रमेय नंबर 5वां। देखो, इस वाले प्रमेय में किसको आगे बढ़ाया, अंतः कोणों को। ठीक है, अगले वाले में क्या करूंगा, तो अंतः के जगह में क्या हो जाएगा, बाह्य कोण आएगा, और बाह्य कोण को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो उस समय जब आप इसको देखोगे तो वहां पे डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, ध्यान रखना इसको। चलो वापस में इसको क्या लिख दिया, तो ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी। तो हम लोग दो बाह्य कोण ले लेते हैं। अब दो बाह्य कोण लेंगे मतलब ए बी को आगे बढ़ाएंगे और ए सी को आगे बढ़ाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से आगे बढ़ गया, कहां तक आगे बढ़ा है, डी तक। और इसको आगे बढ़ाने की बात करेगा कहां तक, ई तक। ठीक, इस प्रकार देखो दो बाह्य कोण मिलते हैं। कौन कौन से दो बाह्य कोण मिल गए, ठीक है, एक कौन सा मिला, ठीक ये वाला मिलेगा, और एक कौन सा मिलेगा, ठीक है ये वाला मिलेगा। अब इन दोनों का हम लोग अर्धक खींचते हैं, कोणार्धक खींचते हैं। तो इन दोनों का कोणार्धक जब खींचेंगे तो ये कहीं ना कहीं देखना कुछ ऐसा कटेगा। ठीक है, इसको दूसरे कलर से लेते हैं। चलो, जब डायग्राम अच्छे से बनाओगे ना, तो डायग्राम को ही देख के आप इन सब चीजों को क्लियर कर जाओगे। जैसे इसको मैं इस बार ले लिया ओ, ठीक है, मैं क्या ले लिया उसको, तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे अंदर की ओर बन रहा है त्रिभुज के, और वहां पे त्रिभुज के बाहर। तो त्रिभुज के बाहर बना, इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री से हमेशा कम रहता है। ठीक है, 90 डिग्री से क्या रहता है, कम रहता है। तो अधिक था तो कौन सा साइन यूज किए, प्लस, कम है तो कौन सा साइन यूज करेंगे, माइनस। तो ये 90 डिग्री माइनस कितना, तो एंगल ऑफ ए बाई क्या होता है, 2। तो पहले ध्यान से पढ़ना, एक में 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए हुआ, यहां पे क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल बी। तो उसमें लिख करके रखे रहना। सबसे पहले उसमें लिख लो, किसी त्रिभुज में या त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं को आगे, ठीक है, बढ़ाकर प्राप्त बाह्य कोणों के, ठीक है, बाह्य कोणों के अर्धक बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु ओ पर
प्रतिच्छेद करते हैं तब 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 एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई क्या रहेगा 2। मैं इन सब का क्वेश्चन कराऊंगा ना, पहले एक बार पढ़ लूं, फिर उसके बाद वन बाय वन एक एक करके क्वेश्चन लेना शुरू करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे दो थ्योरम ये हो गए। एक में क्या पढ़े हम लोग, अंतःकोण को, और एक में हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, बाह्य कोण को। अंतःकोण में क्या था, तो 90 डिग्री से अधिक था, इसीलिए हम लोग उसको क्या लिखे थे, तो 90 डिग्री प्लस क्या लिखे थे, सामने वाले कोण का आधा। ठीक, बाह्य कोण में क्या होता है ठीक है, तो बाह्य कोण में क्या लेते हैं, ठीक, 90 डिग्री से कम लेते हैं, इसलिए 90 डिग्री माइनस क्या हो गया, ठीक है, हाफ ऑफ एंगल ए। तो देखो एक में प्लस है और एक में क्या है, माइनस है, इसलिए दोनों को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, क्योंकि यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अभी मैं ओवरव्यू आपको बोलूं तो 3 क्वेश्चन किससे किससे बनते हैं, प्रीवियस ईयर में आप देखोगे तीनों से क्वेश्चन पूछा है। ये ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल वाला देख लिए। एक आगे चल करके सर्कल मिलेगा, ठीक है, उस समय जब आप सर्कल की बात करोगे तो सर्कल में भी ऐसा ही कुछ आपको दिखेगा। जैसे एक ऐसा डायग्राम मिलता है, ये इस टाइप का डायग्राम मिलता है, तो वहां पे रिलेशन कुछ और होता है ना, वहां पे थीटा और 2 थीटा का होता है। जैसे आप इस वाले कोण को थीटा देख रहे हो, तो ये वाला कोण क्या होगा, 2 थीटा होगा। ये किसके केस में होता है, एक सर्कल के केस में। सेम चीज जब आप पढ़ोगे, ठीक है, किसको, क्वाड्रिलेटरल्स को, तो याद रखना यदि मैं ये ऊपर और नीचे वाला लाइंस हटा देता हूं जो कि एक ट्रायंगल में मिला था, तो ये क्वाड्रिलेटरल होता है, मतलब चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज होगा कि नहीं होगा। एक आपका कौन सा होगा, ये सामने वाली भुजा, एक ये वाली भुजा, एक ये वाली और एक ये वाली। तो यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो ये चतुर्भुज बनता है। और चतुर्भुज में क्या होगा कि इनके अंतःकोणों का योग कितना हो जाता है, ठीक है, 180 हो जाता है, सॉरी 360 हो जाता है। हम लोग चतुर्भुज की बात कर रहे हैं ना, तो इन सबको मिलाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 360 हो जाएगा। लेकिन हम लोग को पूछेगा उनको नहीं, हम लोग को पूछेगा किसको, इस वाले को। तो इस वाले को पूछेगा तो वहां पे आप θ1, θ2 और θ3 रखोगे, तो वहां पे इस वाले कोण का मान हो जाता है θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। खैर यहां से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक ट्रायंगल बेस्ड, एक क्या होगा सर्कुलर बेस्ड, और एक क्वाड्रिलेटरल बेस्ड। यहाँ पे तीनों कोणों का योग, जो बाकी 3 बचते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा और 2 थीटा, और यहाँ पे क्या रहेगा, तो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक है, उसी का जस्ट अपोज होता है, जब उसको हम लोग ऊपर से नीचे ले आते हैं, तो नीचे लाते हैं तो 90 डिग्री से उतना कम हो जाता है। तो देखो अब कितने हो गए, 5 कर लोगे, ठीक है चलो अब इसके बाद मैं एक और बता रहा हूं, इसी में लिखना, प्रमेय नंबर 6, इसको स्टार लगा लो। यहां पे लिख करके रखे रहना, इसको बोलते हैं कोणार्धक प्रमेय। ठीक है, तो इस प्रमेय को पढ़ने से पहले लिख ले रहना कोणार्धक क्या है। इसी को कहीं कहीं पे एंगल बाई सेक्टर बोलते हैं, या कहीं कहीं पे क्लियर रखना एंगुलर बाई सेक्टर बोलते हैं। तो जब आप कोणार्धक की बात करते हो तो वहां पे लिख ले रहना त्रिभुज के, ठीक है, हम लोग अभी त्रिभुज की बात करें तो मैं त्रिभुज लिख दिया ना, नहीं तो हर जगह वो बहुभुज लिखा होता है। तो त्रिभुज के, ठीक है, अंतःकोण
स्लैश करके लिख ले रहे हैं ना, बाह्य कोण। को दो समान भागों में, दो समान भागों में बांटने वाली रेखाखंड या भुजा, ठीक, कोणार्धक कहलाती है। कोणार्धक कहलाती है। अब ये बताओ, यदि हम लोग अंतःकोणों की बात करें तो कितने सारे कोणार्धक बनेंगे? यदि हम लोग त्रिभुज के अंतःकोणों की बात करें तो कितने सारे कोणार्धक बनेंगे? कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। अब उन तीनों को लेकर के यदि हम लोग चलें तो उन तीनों को आगे बढ़ाने पर कोई ना कोई एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनते, इनको भी स्टार लगा करके रख लिए रहना। क्या क्या रहेगा? ए, बी और सी लिख सकते हैं। देखो ये इनके अंतःकोण है, ठीक। और अंतःकोण को जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो वो कब के केस में? जब हम लोग बाइसेक्टर्स खींचते हैं, ठीक। तो यहां पे क्या होगा? ये दो समान भागों में बांटेगा और एक इस तरीके से, ठीक है, कोणार्धक खींच दिए। यहां से भी क्या होगा? तो एक कोणार्धक निकल के आएगा, ठीक। और यहां से भी क्या होगा? तो एक कोणार्धक आएगा। और ये तीनों एक पॉइंट पे क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। कर सकते हैं ऐसा। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको एग्जाम में पूछता है कि ये क्या कहलाता है। तो इसी को अभी मैं लिखा था, क्या कहलाता है, ठीक है, आई, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतः केंद्र, ठीक है। तो उसमें लिखे रहना और इसको अच्छे से जो भी हाईलाइट करके आप लिखते हो, हाईलाइट करके लिखना। कोणार्धकों का कटान बिंदु, ठीक है। कोणार्धकों का कटान बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। अंतः केंद्र कहलाता है। इसी को आप लिखोगे तो इन सेंटर बोला जाता है, ठीक। यहां से क्वेश्चन बनते हैं ना कि एक कोणार्धक क्या है और कोणार्धकों का कटान बिंदु क्या कहलाता है। तो कोणार्धकों का कटान बिंदु क्या कहलाता है? ठीक है, अंतः केंद्र कहलाता है, ठीक है। अब देखो, मान लो मैं किसी एक कोण का क्या खींचूं? कोणार्धक खींचूं। तो किसी एक कोण का कोणार्धक खींचूं तो सामने वाली भुजा को जाके इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास एक और त्रिभुज है, चलो इस बार मैं लिख दिया P Q और क्या R। तो कोई सा भी, ठीक है, एक कोण ले लेना। जैसे इस वाले कोण को मैं ले लिया, अब मैं इसका क्या खींच रहा हूं? ठीक है, कोणार्धक खींच रहा हूं। तो कोणार्धक यहां से जब खींचेगा तो ये सामने वाली भुजा को कुछ क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। अच्छे से खींच लो इसको। ये दो समान भागों में बटेगा ना, ध्यान रखना। तो ये आके ऐसा कुछ इंटरसेक्ट करेगा, ले सकते हैं। ये वाले दोनों भाग आपस में कैसे रहेंगे? समान रहेंगे। तो यहां पे काटने के बाद फट से ये मत लिख देना कि ये 90 डिग्री पे काटता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी नहीं है ना कि सामने वाली भुजा को ये 90 डिग्री पे काटे। 90 डिग्री पे काटने का मतलब वो लंब को बताता है, ठीक है, परपेंडिकुलर को बताता है। कि किसी भी शेप में आप जब देखोगे तो एक लंब जब खींचोगे, जब आगे पढ़ेंगे अभी लंबों के बारे में, तो सामने वाली भुजा को क्या करता है? 90 डिग्री पर काटता है। तो सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, ध्यान देते चलना। एक कोणार्धक सामने वाली भुजा को
एक अनुपात में काटता है। किस अनुपात में? तो ये वाला क्लियर रखना। जैसे मान लो ये एक पॉइंट पे काटा, इसको हम लोग दे दिए सपोज m, इसको मैं क्या दे दिया, पॉइंट को m। तो ये जो qm होगा, ये qm की वैल्यू क्लियर रखना pq के रेशियो के बराबर होगी, और mr की वैल्यू pr के रेशियो के बराबर होगी। तो इसीलिए लिखते हैं कि किसी एक भुजा का यदि आप कोणार्धक ले रहे हो तो वो सम्मुख भुजा को शेष भुजाओं के अनुपात में विभक्त करती है। यहां से भी कंटिन्यू आप क्वेश्चन देखोगे यदि आप प्रीवियस ईयर पढ़ते हो तो। लिखना त्रिभुज के किसी एक कोण का समद्विभाजक या इसी समद्विभाजक को हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसको, कोणार्धक। ठीक है, समद्विभाजक ना लिख करके इसको क्या लिख करके दे सकते हैं, कोणार्धक। सम्मुख भुजा को, सम्मुख भुजा को शेष भुजाओं के अनुपातों में, ठीक है, बांटता है। मैं क्या लिख रहा हूं, शेष भुजाओं के अनुपातों में बांटता है। जैसे देखो इंटरसेक्ट किया m पॉइंट पर, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, qm अपॉन में क्या लिख लूंगा, mr। तो यही बराबर होगा किसके, तो pq, और नीचे क्या हो जाएगा, pr। देखो जिस रेस्पेक्ट में मिलेगा उसी तरफ की भुजाओं को लिखते हैं। जैसे इधर क्या है, qm है, इधर क्या हो गया, pq। ठीक है, सिमिलर इधर क्या है, mr, तो इधर क्या हो गया, pr। ठीक, तो इसको ध्यान से पढ़ना क्योंकि क्वेश्चन सिंपल सा मिलते हैं और आपको करने आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मान लो इसको लिख दिया रहेगा, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझना। इसको क्या लिख देगा, 12, इसको सपोज हम लोग क्या लिख दिए, 18। ठीक, इस वाले को जो भी आपको दे दिया रहेगा 2, और इसको पूछेगा कि बताइए इसका मान क्या होगा। तो एक प्रकार से समझोगे तो ये समानुपात वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग थ्योरम पढ़ते हैं कि उन दोनों का जो अनुपात होगा वही नीचे वालों का अनुपात होगा। ठीक है, तो उस समय 12 और 18 का अनुपात क्या होता है, तो 12 और 18 का अनुपात क्या होता है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 2, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 3। तो देखो ये 2 के बराबर, तो ये किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। तो रैंडम कुछ भी क्वेश्चन मिलेगा, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो आपको देखना कोणार्धक प्रमेय से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो क्या पढ़े इसमें, त्रिभुज के किसी एक कोण का समद्विभाजक सम्मुख कोण को शेष भुजाओं के अनुपात में बांटता है, लिख सकते हैं। तो टोटल 6 हो गए, 6 याद हुआ। ठीक है, त्रिभुज का बनना, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रायंगल लिखा होता है। ठीक, तो इसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। जो त्रिभुज का बनना है वो किस पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो यहां पे एक्चुअल में हम लोग बात कर रहे हैं उन थ्योरम्स की जो किस पर बेस्ड होते हैं, भुजा के आधार पर। तो इसमें आप लोग लिखो पहले प्रमेय नंबर कौन सा, ठीक है, 7वां। देखो त्रिभुज की व्युत्पत्ति तभी संभव है जब वो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजाओं का योग
तीसरी भुजा से, तीसरी भुजा से सदैव बड़ी होती है। तीसरी भुजा से सदैव क्या होती है? बड़ी होती है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है जहां से क्वेश्चन आपको दिखते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़े रहना। मैं क्या बोल रहा हूं, तो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव क्या होती है? ठीक है, बड़ी होती है। ठीक, इसी का वाइस वर्सा आता है जहां पे हम लोग इसी स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं। कैसे रिपीट करते हैं? तो वहां पे लिखना, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजाओं से सदैव क्या होती है? छोटी होती है। चलो लिख लो। यहां से भी कंटिन्यू क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो प्रमेय 7 और क्या है? प्रमेय 8 है। ठीक, जैसे बचपन में देखना आप लोग राउंडर वगैरह लेके, पेंसिल वगैरह लेके, ठीक है, जो त्रिभुज के रचना के नियम पढ़े होंगे। ठीक है, तो त्रिभुज के रचना के नियम में हम लोग क्या करते थे? बनाए हो कभी त्रिभुज? तो बचपन में सबसे पहले देखना आपको एक बेस बनाने बोला जाता था। ठीक है, ट्राई किए तो देखना। ठीक है, सबसे पहले एक लाइन खींचने बोलते थे। ठीक, जैसे नीचे मान लो मैं कितना दे दिया, तो ये 5 सेंटीमीटर है, ऐसा होता था। तो हम लोग एक स्केल लेते थे और स्केल से क्या करते थे? प्रॉपर पहले एक लाइन ड्रॉ करते थे। ठीक है, इसके बाद आपको एक प्रकार जो होता था यहाँ पे, जिसको आप लोग डिवाइडर या कुछ बोलते हो, ठीक, यहाँ पे हम लोग रखते थे और एक भुजा का मान लेकर के सामने में क्या करते थे? ठीक है, एक चाप काटते थे। पढ़े हो ऐसा? अब चाप काटते थे, उसके बाद क्या करते थे? तो दूसरी भुजा के समान यहां पे रख के फिर से एक चाप काटते थे। यदि ये चाप कट गया तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता था उसको इन दोनों बिंदुओं से मिलाते थे, और इनसे जब आप मिला लिए तो यदि त्रिभुज बना तो ये आपका क्या होता था? त्रिभुज होता था। तो उसी दोनों को ये बताते हैं कि आप जब कभी भी ऐसा त्रिभुज बना रहे हो तो यहां पे क्लियर रखना, जैसे ये 4 है, ये क्या है? 3 है। ठीक, एक जो बेस ट्रायंगल पढ़ते हो हमेशा 3 4 5 का पढ़ते हो, तो यहां पे ध्यान रखना जो हम लोग, ठीक है, थ्योरम बोलना चाह रहे हैं वो एक्चुअल में, ठीक है, बोल क्या रहा है? तो 5 और 4 को जोड़े कितना हुआ? 9, 3 से हमेशा बड़ा। 4 और 3 को जोड़े 7, 5 से हमेशा बड़ा। 5 और 3 8, 4 से हमेशा बड़ा। इसी का वाइस वर्सा इसमें आता है, कोई भी दो को घटाओ तीसरे से कम मिलेगा। ठीक है, 5 और 3 का अंतर 2, इस 4 से छोटी है। 5 और 4 का अंतर 1, 3 से छोटी है। 4 और 3 का अंतर 1, 5 से छोटी है। तो ये दोनों केस क्लियर होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो याद रखना यही डायग्राम जो आप लोग देख रहे हो, ठीक है, ये कभी कटेगा नहीं। जैसे घर में यदि रखे होगे अभी भी स्केल वगैरह, तो आप ट्राई करके देखना, ये दोनों चाप कुछ ऐसे हो जाएंगे, एक दूसरे को कभी भी किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे जब तक इस थ्योरम को फुलफिल नहीं करते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इसी को जैसे आप लोग देखोगे तो इस टाइप का लिखा हुआ मिलता है। एक डायग्राम बना लेना दोनों के लिए। और ज्योमेट्री यही है, समझ पा रहे हो? थ्योरम थ्योरम थ्योरम। ठीक, हर जगह आपको क्या मिलेगा? केवल और केवल थ्योरम, जो उनके प्रॉपर्टीज होते हैं, विशेषता होते हैं। अब इनको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, यदि मैं यहां पे लिखना चाहूं तो ये वाली भुजा बी सी, ये ए बी, और ये क्या है? ए सी है। तो सबसे पहले इसमें लिखा है कि इनका योग, तो कोई भी दो भुजा, जैसे मान लो मैं क्या लिख दिया? ए बी प्लस में क्या लिख सकता हूं? बी सी। देखो इन दोनों को जोड़ रहा हूं तो अभी भी एक भुजा बचा हुआ है, कौन सा? सी ए। ठीक है, अगला मान लो मैं बोलूं तो बी सी है मेरे पास और सी ए है, तो इधर मैं क्या लिखूंगा? ए बी। यहां पे सी ए है और यहां पे क्या है? ए बी है, मैं यहां पे क्या लिखूंगा? बी सी। समझ पा रहे हो? तो ये रिलेशन पूछता है कि कौन सा वैलिड है, कौन सा साइन होगा बीच में। तो देखो हम लोग सदैव बड़ी लिखे हैं, बड़ी का मतलब ग्रेटर देन, तो ये बीच में हमेशा कौन सा साइन होगा? ग्रेटर देन का। पूछता है कि निम्न में से कौन सा सत्य है या निम्न में से कौन सा असत्य है। तो यहां पे हमेशा इन चीजों को आप लोग ध्यान दे करके रखोगे। कोई भी दो को जोड़ोगे वो तीसरे से हमेशा बड़ा मिलेगा, लेकिन इसी का वाइस वर्सा यहां पे उल्टा हो जाएगा। हम लोग क्या लिखेंगे? ए बी माइनस बी सी।
लेस देन क्या हो जाएगा, सी ए। ठीक, बी सी माइनस सी ए लेस देन क्या हो जाएगा, ए बी। और इसी में मान लो मैं फिर से लिखूं तो क्या मिलेगा हम लोग को, सी ए माइनस, ठीक है, ए बी, और लेस देन क्या हो जाएगा, बी सी। तो ये थ्योरम पूछता है, ठीक है, इसीलिए ध्यान से इनको पढ़ लेना। तो ये 7 और कौन सा हो जाएगा, 8। ठीक, त्रिभुज का बनना, ठीक है, डिपेंडेंट होता है इन दोनों थ्योरम पे। यदि आप कोई भी दो भुजा का योग ले रहे हो तो तीसरी भुजा से सदैव वो बड़ी होती है, और कोई भी दो भुजा का अंतर ले रहे हो तो तीसरी भुजा से सदैव छोटी होती है। कर सकते हैं। ठीक है, प्रमेय 9वां। ठीक है, इसी का वाइस वर्सा यदि आप जोड़ोगे तो 10वां भी हो जाता है। देखो, अब हम लोग भुजा की बात कर रहे हैं तो यहां भी भुजा की बात कर लेते हैं। एक डायग्राम अच्छा सा थोड़ा सा बड़ा बनाना। ये ए बी और क्या रहेगा, सी, लिख सकते हैं। अब देखो इनमें क्या होता है, तो कोई भी दो भुजा के मध्य बिंदुओं को मिला दो। जैसे अभी तक मैं कोण का बोल रहा था ना, कोण को दो भागों में बांट रहा था, अब मैं क्या बोल रहा हूं, तो कोई भी दो भुजा जो आपको ठीक लगता है उनके मध्य बिंदु को मिलाओ। जैसे ए बी का मध्य बिंदु मैं एक मान के चल लिया, क्या लिख दिया इसको, डी। ठीक है, ए सी का मध्य बिंदु मैं इसको क्या मान लिया, ई मान लिया, लिख सकते हैं। तो वहां पे डी और ई क्या है, तो बताना ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु क्या है, ई। और इन दोनों को मिलाने पर, ठीक, एक हम लोग को देखो भुजा मिला वहां पे, कौन सा, ठीक है, कौन सा मिला, डी। तो पहला चीज तो क्लियर रखना, दोनों मिड पॉइंट्स हैं, तो ये पैरेलल होते हैं तीसरी वाली भुजा के। मतलब ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे किसको, बीसी को, तीसरी भुजा को। साथ ही बीसी की लंबाई जो भी होगी उसकी जस्ट आधी क्या होती है, डीई होती है। यहां से भी थ्योरम आता है और इसी को आगे चल करके आप बचपन में पढ़े होगे, थेल्स का प्रमेय, ठीक है, या फिर आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय लिखते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, थेल्स के प्रमेय में सीधे सीधे हम लोग बात कर देते हैं। ठीक है, दो आपके पास क्या रहेंगे, समरूप त्रिभुज रहेंगे, और उन समरूप त्रिभुज को, जो सिमिलर ट्राइंगल लेते हो ना आप, तो उन समरूप त्रिभुजों में जैसे एक एडीई है और एक कौन सा है, ए बी सी है, ये दोनों समरूप होते हैं। और समरूप में क्या होते हैं, उनके भुजाएं अनुपातिक रूप से समान होते हैं। दूसरा चीज, आधारभूत अनुपातिकता भी उसी को दूसरे तरीके से बताता है कि आप यहाँ पे मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा रहे हो तो बनने वाली जो भुजाएं हैं वो भी कैसे होती हैं, अनुपातिक होती हैं, ना कि समान होती हैं। दोनों में डिफरेंस होता है ना, ध्यान देना। ठीक है, तो अभी मैं क्या बोला कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिलाने पर तीसरी भुजा के समांतर और क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, लिखना चलो, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के, ठीक है, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली, या फिर आपस में मिलाने पर लिख लो, ठीक, प्राप्त भुजा, प्राप्त भुजा तीसरी भुजा की, तीसरी भुजा की समांतर तथा, ठीक है, आधी होती है। तीसरी भुजा क्या रहेगी, समांतर, और साथ ही क्या रहेगी, आधी। ठीक है, जैसे अभी हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे, जैसे आप एक्सप्लेन करना चाहोगे तो कर लिए रहना। ठीक, क्या लिखोगे चित्र में, ठीक है, डी भुजा ए बी का तथा
ई भुजा ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है क्या लिखे चित्र में, डी भुजा ए बी का तथा ई भुजा ए सी का क्या है, मध्य बिंदु है। देखो दोनों को मिलाने पर हम लोग को यहां पे क्या मिल गया, ठीक है डीई। तो पहले लिखना ये हमेशा पैरेलल होंगे, जो तीसरे साइड होता है कौन सा होगा अभी के केस में, बीसी लिख सकते हैं। तो डीई समांतर होगा किसके, बीसी के। ये फैक्ट होते हैं ना, इनको याद रखना हमेशा। और वही डीई जो है इसको जब हम लोग लिखें तो ये सामने वाली भुजा का क्या होता है, आधी होता है, हाफ ऑफ क्या होता है, ठीक है बीसी। तो यहां से भी क्वेश्चन कंटिन्यू बनते हैं, आपको कुछ भी लिख करके दे देगा, जैसे इनके बारे में आपको बता देगा। ठीक इसको सपोज 10 लिख देगा तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ पा रहे हो। तो पहले जब भी अब इसको पढ़ोगे थ्योरम को याद करते चलना। पहले मैं क्या बोला कि कोई भी त्रिभुज की दो भुजा आप ले लो, ठीक उनके मध्य बिंदुओं को आपस में क्या कर दो, मिला दो। और मध्य बिंदु को आपस में मिलाने पर जो भी भुजा मिलेगी उस सामने वाली भुजा की आधी और क्या होती है, समांतर होती है। उसी को मैं लिखा यहाँ पे डीई पैरेलल है बीसी के और डीई आधी है किसके, बीसी के। तो ये प्रमेय नंबर कौन सा होता है, ठीक है 9वां। इसी का वाइस वर्सा लिखते हैं ना। वाइस वर्सा बोलने का मतलब है इसी को उल्टे तरीके से बताते हैं। जैसे क्या बताएगा वो, तो आपको लिख करके दे देगा कि एक भुजा तीसरी भुजा के समांतर और आधी है। ठीक तो उसका मतलब क्या है कि वो बाकी जो दो भुजा हैं उनके मध्य बिंदु को बताता है। मतलब इसको मैं अभी देखो दूसरे तरीके से लिखा। पहले मैं क्या बोला कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिलाओ, तो जो भुजा मिला वो तीसरी भुजा के समांतर और क्या है, आधी है। इसी का वाइस वर्सा उल्टा बोलेगा कि कोई एक भुजा तीसरी भुजा की समांतर और क्या है, आधी है। ठीक तो वो भुजा शेष दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर प्राप्त होती है। ठीक है तो ध्यान से पढ़ना पहले, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी रिलेट करके आपसे पूछेगा। अब देखो ये तो दो भुजा की मध्य बिंदु था, इसी में मान लो मैं तीन भुजा के मध्य बिंदु को मिलाऊं तो क्या होगा, क्या बनेगा यदि मैं तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया तो अंदर में कुछ बनेगा। ठीक क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी और सी लिखेंगे ऐसा। देखो इनके मध्य बिंदु कौन कौन से होंगे, तो एक को हम लोग सपोज यहां पे P लिख लेते हैं, एक को क्या लिख लेते हैं, Q लिख लेते हैं, और एक को क्या लिख लेते हैं, R। देखो इस बार मैं दो का नहीं बोल रहा हूं, इस बार मैं कितने का बोल रहा हूं, तीनों का। ठीक है तो इन तीनों को जब मिलाएंगे तो हम लोग को यहां पे फिर से एक ट्रायंगल मिलेगा, ये PQ, ये QR और ये क्या हो जाएगा, ठीक है PR कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग को क्या मिल जाएगा, एक ट्रायंगल मिल जाएगा। और पूछता है कि ये ट्रायंगल जो है वो पूरे त्रिभुज का कितना प्रतिशत है, कितना अनुपात है, कितना गुना है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। मतलब यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, तो तीन क्वेश्चन। एक कौन सा रहेगा, अनुपात, ठीक है एक रहेगा कितना गुना, और एक रहेगा कितना प्रतिशत। ठीक है तो इन चीजों को पहले ध्यान से पढ़ना। जैसे वहां पे यदि मैं लिखूं तो एक थ्योरम फिर से सामने आएगा, लिखना त्रिभुज के तीनों भुजाओं के, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, मध्य बिंदुओं को आपस में मिलाने पर, आपस में मिलाने पर ठीक प्राप्त त्रिभुज। ठीक है प्राप्त त्रिभुज, जैसे अभी केस में कौन सा मिलेगा, PQR। ठीक है यहां पे अलग अलग तरीके से लिखते हैं। जैसे हो सकता है आप बोलोगे मूल त्रिभुज का, ठीक है मैं क्या बोल रहा हूं,
मूल त्रिभुज का एक चौथाई या 1/4 जिसको आप बोलते हो, एक चौथाई होता है। दूसरा चीज, इसी को अनुपात में बताओगे तो मूल त्रिभुज रेशियो जो बनने वाला नया त्रिभुज है, इनका अनुपात हो जाएगा 4:1। ठीक, और यदि प्रतिशतता की बात करें तो ध्यान रखना ये मूल त्रिभुज का 1/4 का मतलब क्या होता है, तो मूल त्रिभुज का कितना होता है, 25% होता है। अब देखो इसको कैसे समझते हैं वो क्लियर करना, कि मान लो आपको मैं क्या दे दिया, एक त्रिभुज दे दिया, ठीक है, कुछ भी एक फॉर्म करके लिख लेना। जैसे हो सकता है इस वाले को मैं कितना लिख दिया, 12, एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं। ठीक, नीचे वाले को मैं कितना ले लिया, तो हो सकता है मैंने इसको क्या बोल दिया, 18, और इस वाले को हो सकता है मैं कितना बोल दिया, 22। ये मैं ऐसा लिख करके चला हूं, क्या क्या, 12, 18 और 22। तो देखो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, कि वो दो समान भागों में क्या करता है, बांटता है। और दो समान भागों में बांटता है मतलब ऊपर वाला कितना हो जाएगा, सोच के देखो, ये 12 तो ये वाला भी 6 लिख सकता हूं क्या। अब चलो बताओ ये वाला क्या होगा, 18 है तो ये भी 9 और ये भी 9। ठीक, इस वाले की बात करें तो ये 11, तो ये भी कितना है, 11। अब अभी कुछ थ्योरम पढ़े आप, कौन सा, कि आप किसी भी दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हो तो सामने वाली की समांतर और क्या होती है, आधी होती है। तो देखो पूरे डायग्राम को भूल जाओ, केवल पी क्यू को याद रखना। पी क्यू समांतर है किसके, बीसी के, तो इसका ये क्या होगा, आधा होगा। और जब इसका आधा होगा मतलब ये वाला कितना हो जाएगा, 9। अब देखो पूरे डायग्राम को छोड़ो और क्यू आर को याद रखना, तो क्यू आर पैरेलल होगा किसके, ए बी के, तो ये 12 तो ये भी कितना, 6 लिख सकते हैं, उसका जस्ट आधा होता है। सिमिलर मैं एसी की बात करूं तो ये 22 है, और उसी के पैरेलल हम लोग को पी आर मिला है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 11। अब यदि ध्यान से आप देखोगे तो ऐसे चार छोटे छोटे त्रिभुज दिखाई देंगे। कौन कौन से चार छोटे छोटे, तो एक ए पी और क्यू, एक कौन सा पी बी और आर, एक कौन सा पी क्यू और एक आपका क्यू आर और सी। इन चारों ट्रायंगल्स के जो ट्रायंगल हैं या फिर ट्राइसाइड्स हैं, 6, 9 और 11, 6, 9 और 11, 6, 9 और 11, और यहां भी क्या है, 6, 9 और 11। तो सभी साइड्स इक्वल है, मतलब वो सभी के सभी आपस में कैसे होंगे, समान होंगे। इसलिए वहां पे लिख देते हैं कि मूल त्रिभुज का क्या है, वो एक चौथाई है। चार समान भागों में बांटने पर एक भाग को बताता है हम लोग का त्रिभुज कौन सा, पी क्यू आर। तो पहले ध्यान से इसको पढ़ ले रहना, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन अराइज होते हैं और थ्योरम के क्वेश्चन है, तो आपको इन चीजों को अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। वहां पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देगा, वो तो मैं समझाना है करके 6, 9, 11, 22, 12, 18 दे रहा हूं। ठीक है, वहां पे आपके पास केवल और केवल क्या रहेगा, स्टेटमेंट रहेगा, ना कि डायग्राम। आपको बस इतना बोल देगा कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिलाने पर प्राप्त त्रिभुज मूल त्रिभुज का कितना प्रतिशत होता है या फिर कितना गुना होता है। तो गुना बोले मतलब 1/4, प्रतिशत बोला मतलब 25, मूल त्रिभुज का अनुपात पूछा मतलब 4:1। तो ये आपका प्रमेय कौन सा होता है, 10वां। ठीक है, मान के चलो इतने में आधा प्रमेय पढ़ चुके हो। तो इनको प्रॉपर याद करते चलना, ठीक है, क्योंकि चीजों को यहाँ पे समझने के साथ साथ प्रमेयों को याद रखना जरूरी होता है, क्योंकि कौन सा प्रमेय कहाँ पे किस क्वेश्चन में अप्लाई हो जाए, ठीक है, उसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए एक एक चीज को क्लियर करते चलो। जैसे ये सबसे क्वेश्चन बनते हैं, जो 1/4 देख रहे हो ना, आपको पूछेगा इनके मध्य बिंदु को मिलाया गया, बताइए इसका, ठीक है, एरिया क्या होगा। तो एरिया निकालने के लिए प्रॉपर आपके पास क्या होना चाहिए, इनके डायमेंशंस होने चाहिए। या फिर मैं बोलूं कि आपके पास ये कैपिटल जो है, मतलब बड़ा वाला जो त्रिभुज है, इसके भी डायमेंशन है, तो आप यहां से एरिया निकाल के उसका 1/4 निकाल सकते हो, तो क्या मिल जाएगा, जो इनर ट्राइंगल है उसका मिल जाएगा। ठीक है, कर लोगे इसको। ठीक, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इनको ट्राई करोगे
और इसी का एक पार्ट है जिसको मैं कल शुरू करूंगा, पढ़ के आना चाहोगे तो आ सकते हो, माध्यिका से। ठीक है, एक्चुअल में माध्यिका में बता चुका हूं, लेकिन मैं इसको फिर से वहां पे डील करूंगा क्योंकि यहां से कुछ थ्योरम बनते हैं। माध्यिका का मतलब क्या होता है? ठीक है, त्रिभुज को क्या क्या होगा, तो किसी भुजा को दो समान भागों में बांटने वाली भुजा होती है। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, ये आपका एक ट्रायंगल है, तो जब इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो कोई भी एक भुजा को आप ले सकते हो। ठीक, जैसे हम लोग ऊपर वाले को ए लिख देते हैं, इसको क्या लिख देते हैं, बी, और इसको सी। मैं कल बताऊंगा इनको अच्छे से। तो इससे हम लोग सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला देते हैं, तो ये जो मिलाएंगे वो क्या बनता है, माध्यिका बनता है। अब फट से ये मत सोच लेना कि 90 डिग्री होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां पे बस ये है कि वो मिड पॉइंट को बस क्या कर रहा है, ठीक है, मिला रहे हैं, वहां पे एक दूसरे के मध्य बिंदु को बस क्या करते हैं, वो प्रतिच्छेद करते हैं। कुछ ट्रायंगल्स होते हैं जहां पे लिखा जाता है कि वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन में ले रहा हूं, देखो, तो इनको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, और एक एक थ्योरम जो पढ़ रहे हैं उनको ध्यान से पढ़ते चलना। चलो देखो, कुछ तो ये क्वेश्चंस आएंगे ना। ठीक है, अब लोग अपनी बुक का भी क्वेश्चन बना के देखोगे। ठीक, ये बाहर का क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन है, तो पहले ध्यान से पढ़ना है इनको जो लिखा हुआ है। ठीक है, अभी जो थ्योरम पढ़ाया उस थ्योरम को यदि आप सही ढंग से पढ़ते हो तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या लिखा है उसमें, पहले पढ़ना कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी तथा कोण ए के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है, ओ है। मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको दिया गया है कौन सा, ओ। कोण बी ओ सी का मान कितना है, 108 डिग्री, तो आपको कोण बी ए ओ का मान बताना है। ठीक, तो वहां पे जब उसको आप लोग बनाओगे तो कैसे बनेगा, तो पहले तो एक डायग्राम बना करके देखना, क्योंकि डायग्राम बनाना आएगा तो मान के चलो आप इन क्वेश्चनों को बना पाओगे, नहीं तो फिर आपसे क्वेश्चन छूटते रह जाएंगे। जैसे अभी हम लोग देखें तो कौन कौन सा बी और ए को नीचे लिया है ना, ध्यान रखना। तो बी को हम लोग यहां ले लेते हैं, ए को यहां ले लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा, सी। कर सकते हैं ऐसा। अब उसने बोला उनके समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु, मतलब इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये सपोज क्या है, ओ है, लिखते हैं ऐसा। ठीक, अब देखो उसने क्या बोला है, पढ़ो पहले अच्छे से। तो कोण बी और सी का मान कितना है, तो ये वाला कोण हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 108, ये दिया है। ठीक, अब आपसे क्या पूछा है, पढ़ो अच्छे से बताओ। तो क्या पूछा है, हाँ, बी और सी दिया है, हाँ। चलो, तो बी और सी दिया तो उधर खींच दो। ठीक है, इसको मिला दें, मिला सकते हैं ना इसको। तो जब इसको मिलाएंगे तो कौन सा दिया, ये वाला दिया हुआ है। चलो इसको सुधार लेना थोड़ा सा। इसको हम लोग क्या दे दिए, ओ। तो कौन सा दिया, कोण बी ओ सी ना। तो बी ओ सी दिया, मतलब ये वाला कोण हम लोग के पास है, कितना है, 108। तो सबसे पहले तो ये बताओ, इस वाले कोण को आप बता सकते हो क्या, पढ़े अभी थ्योरम। इसी को यदि मैं दूसरे तरीके से बोलूं तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, कैसे बनेगा डायग्राम, ये ऐसा कुछ रहेगा, एक तरफ सी, एक तरफ क्या है, बी है, और इस वाले कोण को कितना दे दिया है, 108। तो आपको पहले तो इसको निकालना है। पढ़े हो अभी थ्योरम, क्या पढ़े थे उसमें, तो पहले तो कोण बी ओ सी बराबर क्या लिखते हैं, क्या होगा, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ए, लिखते हैं ऐसा। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख लिए। देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 108, माइनस में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए। देखो इतने को आप इक्वेट कर सकते हो क्या, ठीक है, 108 ही था ना वो, दोनों घटाएंगे क्या हो जाएगा, 18 डिग्री। अब देखो कोण ए निकालना जरूरी है क्या, हम लोग को क्या पूछा है, कोण बी ए ओ, तो बी ए ओ मतलब उस कोण का क्या है, देखो ये कोण ए का क्या है, आधा है। ठीक है, बाइसेक्टर लिखो ना, बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, दो समान भागों में बांटने वाला। तो ऑलरेडी हम लोग a/2 तो निकाल चुके हैं,
फिर से ये काम मत करना कि पहले 36 निकाल रहे हो और फिर क्या कर रहे हो 18 कर रहे हो। वो पूरे कोण की मान नहीं पूछा है, वो केवल किसको पूछा है, ठीक है, आधे को, इसीलिए हम लोग आंसर कितना करेंगे 18 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे रैंडम क्वेश्चन मिलेगा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। जैसे देखो एक क्वेश्चन ये है, क्या लिखा, ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदु डी और ई तक बढ़ाया गया है, तो इस समय डायग्राम कैसे बनेगा। तो पहले हम लोग फिर से बना लेते हैं। चलो इसको मैं ए ले लिया और क्या बी और सी। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, ए बी और ए सी को कहां तक, तो ए बी को कहां तक लिखा डी तक, और ए सी को ठीक है ई तक, मैं ऐसा आगे बढ़ा दिया, कर सकते हैं। वापस उसने लिखा देखो कोण सी बी डी, तो कौन सा है सी बी डी, तो यहां से सी बी और डी, ठीक, इसका अर्धक, और फिर क्या लिखा कोण बी सी ई, तो बी सी और क्या है ई, ठीक है, इसका अर्धक। ये कौन सी बिंदु पर, तो देखो वहां पे दिया हुआ है पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, मिलते हैं। तो कोण ए का मान कितना है, ठीक है, कितना डिग्री है 78 डिग्री। आपसे क्या पूछा है कोण पी का माप क्या होगा, तो आप लोग पढ़े हो अभी इसको, वापस क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, ठीक है, कोण बीपीसी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, माइनस में क्या रहेगा कोण ए बटा 2, करते हो, तो बस प्लस और माइनस को ध्यान देना है इसमें, ठीक है। चलो बीपीसी निकालना है, तो इसको हम लोग को लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, एज इट इज रहने दो। ये 90 डिग्री होगा, माइनस में कोण ए कितना है 78 है, आप इसको 78 लिख दो और बटे में क्या लिख दो 2, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ऊपर क्या हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा 39, और 39 मतलब कितना मिलेगा हम लोग को 51, आंसर हमारा क्या रहेगा 51 डिग्री, लिख सकते हैं। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, और आप लोग तब इनको क्लियर कर पाओगे जब अपने बुक में देखोगे कि आपके सिलेबस में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नहीं पूछे गए हैं। और ये कंटिन्यू कोणार्धक प्रमेय से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है देख लो, क्या लिखा, त्रिभुज एबीसी में फिर से, ठीक है, बीडी और सीडी, ठीक है, कोण बी और कोण सी को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। तो वापस जब इसको आप लोग बनाओगे डायग्राम को, तो फिर से वही बन जाएगा, बस ये देखना कि कौन सा अंतः कोण वाला है और कौन सा बाह्य कोण वाला है। 10-15 क्वेश्चन है, यदि उतने को प्रॉपर बना लेते हो तो ये क्वेश्चन कभी भी छूटेगा नहीं, ठीक है। तो बी और सी का कोणार्धक कहां पे, कौन से पॉइंट पे देखो डी पर, ये कौन सा एंगल है, तो 135, हमेशा अंतः में 90 डिग्री से बड़ा होता है और बाह्य में हमेशा छोटा होता है। अब जब ये 135 है तो हम लोग बता सकते हैं बी ए सी का मान, अभी पूरा पूछा हुआ है, तो पूरा पूछा हुआ है मतलब सीधा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर चलो वहीं से मैं ले रहा हूं। तो कोण बी डी सी बराबर 90 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा कोण बी ए सी बाई क्या रहेगा 2। देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 135 माइनस में क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और प्लस में क्या रहेगा कोण बी ए सी बाई 2, ठीक, इसको आप इक्वेट कर लेना, ये बराबर है ना। चलो क्या हो जाएगा, दोनों को घटाएंगे तो ठीक है 45, ये नीचे से 2 आएगा इनटू हो जाएगा, तो इसी कोण बी ए सी का मान क्या रहेगा 90 डिग्री, तो बना लोगे इसको, ठीक है। तो देखो कुल 12-15 क्वेश्चन होंगे, प्रॉपर ट्राई करके देखना है इनको, ठीक है। कल जिस क्वेश्चन में कोई डाउट रहेगा वापस मैं उसको क्लियर कर दूंगा। तो पहले तो सारे थ्योरम याद होने चाहिए, ठीक है, जितने भी मैं 10 बताया, क्योंकि आगे के थ्योरम इतने आसान नहीं है ना जितना हम लोग आज पढ़े हैं।
ये सबको प्रॉपर बना करके देख लेना, ठीक है। चलो इतने क्वेश्चन को आज बनाना, 17 क्वेश्चन लगभग हैं।